हाय एवरीवन, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का सेशन पार्ट 3, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पर रखा हो तब डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, मतलब जब हमारा वस्तु जो है वो अनंत तथा केंद्र के वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, तब हम देखेंगे किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण बना लिए। ये रहा अवतल दर्पण। आपको आइडिया है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये है पोल यानी ध्रुव। यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो बीच में क्या होगा? फोकस का पॉइंट होगा। चलिए, और इधर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी और सी के बीच में। चलिए यहाँ पर रख दिए इन्फिनिटी और सी के बीच में। ये रहा ऑब्जेक्ट। चलिए एक रे डायग्राम खींचते हैं। ऑब्जेक्ट जब रे मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, व्हेन रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट गोज थ्रू फोकस। लाइट कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, इस तरह से। दूसरा बार, लाइट को हम फोकस से इंसिडेंट करवाएं, ठीक है। जब फोकस से इंसिडेंट करवाए तो कैसे पास करता है लाइट? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो इस तरह से समानांतर आया, ठीक है। देखिए कहाँ पर कटा? यहाँ पर कटा, मतलब ये बन गया इमेज, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? इसका इमेज है। देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटा है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर बना है इमेज। कहाँ बना? सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में। कैसा है? आपको बताए थे कि दर्पण के जब उस साइड चल जाए, पीछे चल जाए, तो कैसा होगा? काल्पनिक हो जाएगा, लेकिन सामने है तो क्या होगा? वास्तविक। तो ये कैसा है? वास्तविक है। जब वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक है, उल्टा है। कहाँ है? सी एंड एफ के बीच में है। इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के क्या है? बीच में है। और कैसा है? छोटा। क्या लिख सकते हैं? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा हो गया। इसको डेफिनेशन में शामिल कर लेंगे। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में? सुनिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म इज, वास्तविक है तो कैसा लिखेंगे? रियल। उसके बाद इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ। मतलब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु से छोटा बनता है। हो जाएगा? चलिए इसको नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से लिखिए, ठीक। हम केवल सबका अब फिगर बनाते जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको खुद लिखना है, इतना लिख देंगे हम यहाँ पर, इसी से आपको डेफिनेशन बनाना है। एक बार और सुनिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, यहाँ से देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, देन इन विच इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, and it is placed in between C and F, या it is formed in between C and F। हो जाएगा? यहाँ से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फोटो देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब ध्यान देंगे, 2 केस डिस्कशन हो चुका। तीसरा केस, अब देखिए यहाँ पर तीसरा केस क्या है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, सी पर रखा हुआ है, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है। व्हेन हम डायरेक्ट लिखते हैं एट सी। कहाँ पर लिखा हुआ है? एट सी पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? सी पर। उसके बाद इन बिटवीन कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पर।
तो एट एफ, यहाँ पर गौर कीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पी और सी के, पी और एफ के बीच में, तो इन बिटवीन पी एंड एफ। चलिए तो इतना केस आप इसको नोट कीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए समझना चालू कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हैं, सी पर रखें हैं। तो गौर कीजिए, आपको क्या बताए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से रे ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए गया, ये है मुख्य अक्ष, ये वाला, इसके समानांतर कोई लाइट जाता है, केस 1 याद कीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, कहाँ से पास करता है, फोकस से, तो ये देखिए टकरा के आया यहाँ पर। दूसरा लाइट हम वक्रता केंद्र से भेजे तो वो फोकस से भेजे तो वो कहाँ से टकरा के जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, और दोनों यहाँ पर आके टकरा के, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज का साइज मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, इमेज कहाँ मिला, एट सी पर ही बना, कहाँ पर बना, सी पर बना। ठीक है, कैसा बना, इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। पहला बात, एक काम तो फिक्स है, वो वास्तविक होगा, उसके बाद वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, कहाँ का पर बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। किसके बारे में ये हो रहा है, इमेज के बारे में, टोटल चर्चा हो रहा है इमेज के बारे में। ये भी इमेज कैसा है, वास्तविक है, इमेज कैसा है, उल्टा है, इमेज कैसा है, वक्रता केंद्र पर है, कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बना है, और कैसा बना है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, उसी तरह इसमें गौर कीजिए कैसा बना है, देखिए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कैसा है, बड़ा है, बहुत बड़ा, और इधर ही है तो कैसा होगा, वास्तविक। अब कोई बोलेगा सर वास्तविक का इंग्लिश लिखिए, बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं, वास्तविक का क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, उल्टा का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर पर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर मतलब इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, हो जाएगा ना, इतना इंग्लिश तो कर ही सकते हैं। चलिए, इसमें भी वास्तविक होगा, उसके वास्तविक होगा तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ बन रहा है, देखिए सी और इन्फिनिटी के बीच, इन बिटवीन सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी तथा अनंत के बीच। उसके बाद कैसा है, किस तरह का है, ठीक है, वास्तविक, उल्टा, सी तथा एफ के बीच में, और बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें खुद लिखिए, देख सकते हैं कहाँ पर इमेज बना, इन्फिनिटी पर, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। इसमें इमेज कहाँ बना, देखिए इधर नहीं टकराएगा, इमेज को कहाँ लेके गया, पीछे खींचेगा, इमेज कहाँ बना, दर्पण के पीछे, मतलब इसमें कैसा बन जाएगा, यही तो सीखना है, ये बनेगा कैसा, काल्पनिक, और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। देख लीजिए, अरे इसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रख रहे हैं सीधा करके, और इमेज इस तरह से नीचे आ गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, तो सब उल्टा हो जा रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए इसी तरह से रखा है, इमेज पीछे चल गया, कैसा है, सीधा ही है। तो काल्पनिक है तो सीधा होगा, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, सीधा। और कहाँ बचेगा, बनेगा तो दर्पण से पीछे, कहाँ बनेगा फिक्स नहीं, दर्पण के पीछे। जिस तरह का दर्पण लीजिएगा उस तरह का इसका, जिस तरह से क्वालिटी रहेगा, इसका मैग्नीफिकेशन पावर जिस तरह से रहेगा, आगे बताएंगे मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, जिसका जितना हैवी मैग्नीफिकेशन पावर रहेगा उस तरह से इमेज उसका डिस्टेंस इधर उधर करते रहता है शिफ्टिंग। तो दर्पण के पीछे सीधा लिखेंगे, दर्पण के पीछे, कैसा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पूरा केस डिस्कशन हो गया, 6 का 6 केस आपको समझा दिए, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लिए, उसको बढ़िया से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दर्पण की तरफ लेके जाते हैं, इमेज दर्पण से और दूर भागते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि अवतल दर्पण में इमेज काल्पनिक भी बनता है। ठीक, तो काल्पनिक कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ध्रुव और एफ के बीच में रखते थे, तब काल्पनिक बनता है, ऐसे काल्पनिक नहीं बनता। चलिए यहाँ देखिए, इस केस में ये एक अवतल दर्पण है,
तो आपको बता चुके हैं कि ये अवतल दर्पण है और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ये कॉन्केव मिरर लिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, कैपिटल एफ है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। चलिए अब आपको क्या साबित करना है कि दर्पण में साबित करें कि f बराबर r/2। अच्छा ये f क्या है, स्मॉल f क्या होता है, देखिए ये f से लेके p तक के दूरी को स्मॉल f कहते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, ठीक है। c क्या है, वक्रता केंद्र यानी c से लेके p तक का दूरी को r बोलते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी c से लेके p तक का दूरी को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। cp को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। चलिए अब आपको पता चल गया कि r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी है। कैपिटल F फोकस है लेकिन स्मॉल f फोकस दूरी है, यानी स्मॉल f फोकल लेंथ है और कैपिटल F क्या है, फोकस है। क्लियर हो गया। तो चलिए हमको प्रूव कर लेना है कि स्मॉल f जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। देखिए आपको पता है कि ये c और p का जो दूरी है उससे ठीक आधे पर f होता है, ठीक आधे पर, बीचों बीच f होता है। तो क्लियर जरा सोचिए कि इसका ठीक आधे पर होता है तो ये कैपिटल R है वो स्मॉल f का दुगना होगा कि नहीं। तो उस चीज़ को हमको प्रूव करना है मिरर में कि कैसे दुगना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं f = r/2 प्रूव कर लीजिए, या r = ये 2 से उधर गुना हो जाएगा तो 2f, दोनों एक ही बात है, तो प्रूव करते हैं। चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ एक मिरर बना लिए हम। अच्छा हम अवतल ही क्यों बनाते हैं, उत्तल में क्या प्रूव नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन इमेज क्या हो जाएगा, पीछे बनेगा, ठीक है। पीछे बनेगा तो थोड़ा सा समझने में अच्छा लगता है, उसमें भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। दोनों में प्रूव होगा, क्या लिखा हुआ है, दर्पण में, तो कोई भी दर्पण में प्रूव होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे क्या है नाम इसका, मेरे साथ साथ बोलते चलिए। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, पोल, ठीक है। चलिए एक केस आप पढ़े हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पड़ता है तो वो कहाँ से पास करता है, तो वो पास करता है फोकस से। पास हो गया, क्लियर। चलिए दूसरा केस देखिए, वक्रता केंद्र से जब कोई किरण इंसिडेंट होता है तो वो कहाँ से पास करता है, वक्रता केंद्र से ही पास कर जाता है, लौट आता है, ठीक है। वक्रता केंद्र से जाता है। केस थर्ड, पहला केस मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से पास करेगा, दूसरा में हम बताए थे फोकस से जाएगा मुख्य अक्ष से पास करेगा, समानांतर पास करेगा। तीसरा में क्या बताए थे कि वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीनों केस डिस्कशन हो गया, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइट गया और यहाँ पर लाइट आया, और आपको पता है कि ये C जो होता है वो बीच में होता है, सेंटर होता है। तो ये सोचिए कि ये वाला एंगल यदि थीटा बनाता होगा और ये वाला भी एंगल, जब ये थीटा बनाता है तो ये बीच में है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो जब ये थीटा देखिए कॉरेस्पॉन्ड एंगल से आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जब दो रेखा समानांतर है तो कोई एक रेखा उसको बीचों बीच कट करती है तो दोनों का एकांतर कोण से क्या बोलते हैं, वो के कोण समान होता है। तो ये थीटा 2 थीटा है। देखिए ऐसे सोचिए कि ये रेखा है इस तरह से, तो ये रेखा ऐसे कट किया हुआ है, तो जब ये कट करेगा इसको तो ये पूरा 2 थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। और जब ये थीटा है तो ये रेखा कट किया है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है ये लाइन का, आगे बढ़ा के सोच लीजिए, अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो आगे बढ़ा के इस तरह से सोच लीजिए। अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से देखिए ये रेखा कट कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्ड एंगल थीटा होता है, तो ऐसे कट किया ये लाइन तो ये पूरा 2 थीटा है, तो ये वाला भी पूरा कितना होगा, 2 थीटा। उसी तरह से जब ये रेखा कट किए हुए हैं तो ये थीटा है तो नीचे वाला भी कितना होगा, थीटा। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ कहीं वस्तु होगा तो उसके समानांतर वस्तु हम यहाँ पर खींच देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
चलिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। चलिए एक ट्रायंगल देख लेते हैं, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, गौर करेंगे। और एक छोटा वाला ट्रायंगल देख लीजिए ए बी एफ में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। तो ए बी सी में जब चलिएगा तो कोण बी पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। बी पर कितना है 90, और सी वाला एंगल का काम कर रहा है। देखिए सी एंगल का काम कर रहा है, तो सी के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा आधार, और ये क्या कहलाएगा कर्ण, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें हम लगा सकते हैं tan थीटा। चलिए एक केस यूज करते हैं tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है P बट्टा बी। tan थीटा क्या होता है P बट्टा बी। किसके लिए हम चल रहे हैं, ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए। tan थीटा P बाई बी। तो P कौन है, थीटा के सामने वाला P मतलब ए बी है। P का काम कौन करेगा, तो tan थीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे, ए बी बट्टा में B का काम कौन करेगा, सी बी, यानी बी सी लिख सकते हैं, सी बी या बी सी एक ही बात, ठीक है। देखिए अब सुनिए पॉइंट, थीटा का एक वैल्यू होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी हो। जब थीटा बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसे भी थीटा का मान जब बढ़ता है, ठीक है, तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। आपको याद होगा कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। उसी तरह tan 0 का मान 0 होता है, tan 90 का इन्फिनिटी हो जाता है। तो समझिए कि यहाँ पर थीटा जब बहुत छोटा हो, tan 0 पर कितना वैल्यू होता है, लगभग 0। तो जब थीटा एकदम छोटा हो, तो यहाँ पर tan को हम रिप्लेस कर सकते हैं, tan थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ऐसा किसके साथ कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं साइन के साथ और tan के साथ, और किसी के साथ नहीं। याद कर लीजिए, साइन के साथ और tan के साथ। तो tan थीटा के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, थीटा। तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू ए बी बटा में बी सी। अब यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि कब, जब थीटा क्या हो, छोटा हो, जब थीटा बहुत छोटा हो, जब थीटा बहुत छोटा हो। क्लियर हो गया इतना। चलिए तो हम ए बी सी का बात कर लिए, ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इक्वेशन 1। अगेन दूसरा इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा, ए बी एफ में। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ में, ए बी एफ में, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक जी। तो चलिए देखिए इन ट्रायंगल ए बी एफ की तरफ, तो इसमें tan थीटा नहीं, इसमें tan 2 थीटा। तो देखिए थीटा का काम कितना कर रहा है, 2 थीटा कर रहा है। tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसमें भी P बटा बी। तो 2 थीटा के सामने वाला P का काम कर रहा है कौन, ए बी बटा में B का काम कौन करेगा, बी एफ या एफ बी, जो भी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वही काम, जब थीटा बहुत छोटा हो तो 2 थीटा, जब छोटा में 2 से गुना करें, ऑलरेडी ये छोटा है, तो कितना लिख सकते हैं, 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए तो, ए बी बटा में बी एफ, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में 2 बी एफ। समीकरण क्या लिख लीजिए, तो अब देखिए ये थीटा का मान और ये भी थीटा का मान, जब ये बराबर है इसके, तो ये इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है, क्योंकि ये भी थीटा का मान और ये भी थीटा का मान। तो समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेके चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ए बी बट्टा में बी सी बराबर, यहाँ से ए बी बट्टा में 2 बी एफ। तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रॉस कर लीजिए, बी सी इक्वल्स टू 2 बी एफ। अब गौर कीजिए यहाँ पर बी सी, हम आपको क्या बताए थे, बी से लेके सी तक का दूरी। देखो अब समझो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। अब आपको लग रहा हो कि सर आप पी से सी तक का दूरी आर बताए हैं, पी से सी तक को क्या बोलते हैं, आर, यानी पी सी को क्या बोलते हैं, आर। और एक चीज़ और बताए थे हम आपको, यहाँ पर देखिए ये बताए थे हम, पी से सी तक को क्या लिखे थे, आर, और पी से एफ तक को क्या लिखे थे, स्मॉल एफ। तो ये जो पी है ना,
P और B एकदम छोटा होता है। इसका एपरेचर, जैसे आप एक लकड़ी को इस तरह से मोड़िए और उसको एकदम ज़्यादा मोड़ देंगे, ठीक है, तो ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उसको एकदम कम मोड़ेंगे तो एरिया क्या होगा, आर्क उसका कम बनेगा। तो ये जो एपरेचर है, आर्क है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो BP का कोई वैल्यू मायने नहीं रखेगा, BP का कोई वैल्यू मायने नहीं रखेगा। जैसे हम बोले कि यहाँ से हमको 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और उसमें 1 कदम, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह से ये C और P तक के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में B और P का कोई मायने नहीं रह जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं C से लेके P तक का डिस्टेंस बोलिए, या C से लेके B तक का डिस्टेंस, यानी C से लेके B तक का डिस्टेंस, या BC बोलिए चाहे CB बोलिए, उसी तरह से बोलिए। FB बोलिए चाहे FP बोलिए, तो वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी BF, B से लेके F तक का दूरी बोलिए, या P से लेके F तक का दूरी बोलिए, सब क्या होगा, स्मॉल f होगा। तो यहाँ गौर कीजिए, BC का वैल्यू पुट करना है, यानी BC का वैल्यू कितना है, R लिख सकते हैं इंटू 2, और BF का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f लिख सकते हैं, यानी R इक्वल्स टू 2f आ गया। यहीं से f का मान निकालेंगे तो 2 इधर नीचे आएगा, R/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट। तो ये इसको आप VVI में कीजिए, ठीक है। इसको अगर क्वेश्चन के रूप में सेट करना हो तो कैसे पूछेगा, दर्पण में साबित करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। या ऐसे बोलेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। अगले लेक्चर में आपको हम दर्पण सूत्र को प्रूव करवा देंगे, और दर्पण सूत्र हो जाने के बाद फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ लेंगे, आवर्धन क्षमता को, और दर्पण सूत्र पर और इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। NCERT का कुछ न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर चलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, उसमें इससे ज़्यादा लेक्चर बनेगा। इसमें तो 4 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, उसमें आपको ज़्यादा लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये आपको आसान भी लग रहा होगा क्योंकि इसका 10th में पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा आप 10th में, भले ही आप प्रूव नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये सब चीज़ आपको 10th में दिखने को मिला था, ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा नहीं है, रिफ्रैक्शन में भी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसके अगले चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना डन करते हैं, ठीक है। इसको नोट करें।